हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए ये वीडियो लेक्चर का जो सीक्वेंस है, ये चैप्टर फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, उसका वीडियो सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन 76 कर रहा था, है ना, उससे आगे मैं बढ़ूंगा 77 से। और उसमें मैं कैलकुलेटर यूज करने के टाइम पे वीडियो इंटरप्ट हो गया, जिसके कारण आपको वीडियो में जो क्वेश्चन है उसका लास्ट जो आंसर है वो आपको नहीं मिल पाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग इस जगह पे थे, है ना। ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अपने लोग को ये आएगा। जब अपन लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.70 न्यूटन, और वो किसके बराबर होगा, 14 न्यूटन के बराबर होगा। यानी ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, तो हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने वीडियो तो बना लिया था, बट वीडियो इंटरप्ट हो गया था, जिसके कारण पूरा अपलोड नहीं हो पाया। चलिए, तो मैंने वीडियो को देख करके अब जो है मैं वापस से उस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। 77 क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी हो कि दोनों के बीच का विद्युत बल का मान 1 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन के बराबर हो जाए। तो बेटा F बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, KQ1Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है, हमें दूरी पूछा है, तो R स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, K के जगह 9 गुना 10 का पावर 9। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे आवेश का परिमाण समान होता है और दोनों का गुना है तो स्क्वायर हो जाएगा। बटा में बल कितना है, 1 गुना में 10 का पावर -3, क्योंकि R स्क्वायर F के पास जाएगा तो F नीचे आ जाएगा। अब R का मान निकालना है तो यहाँ हो जाएगा रूट के अंडर में 9 गुना 10 का पावर 9, है ना। ये देखिए 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर में 10 का पावर 9 है तो 10 का पावर 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। और गुना में 1.6 अब गुना 10 का पावर -19 और इसका क्या, स्क्वायर। तो 9 से बाहर निकलेगा 3, 10 का पावर 12 से निकलेगा 10 का पावर 6, 1.6 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। 10 का पावर -19 भी 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा। तो बचेगा 3 गुना 1.6 करेंगे तो 4.8, और गुना में 10 का पावर, यहाँ पे है 10 का पावर 6 और यहाँ है 10 का पावर -19। सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, -19 प्लस का 6 यानी -13। इतना मीटर होगा। कहाँ है, ऑप्शन बी में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसका एसआई मात्रक होता है कूलॉम मीटर। अब ये डायरेक्टली कहीं नहीं दिया हुआ है, चलिए चेक करते हैं कौन सा होगा। तो जूल को लिखा जाता है न्यूटन मीटर, ठीक है ना, और साथ में है कूलॉम और बटा में न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कूलॉम और मीटर बचा, यानी ऑप्शन ए ही है। अगला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है, तो ये डीवाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है बोल रहा है, तो बेटा फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, या ये होता है EA cos थीटा, ठीक है। अब बात रही इसका एसआई मात्रक की, तो फ्लक्स फाई का एसआई मात्रक एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम, और एक होता है वोल्ट मीटर। अब देखिए ये डायरेक्टली क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ, कह रहा है कौन नहीं है, नहीं ढूंढना है। तो वोल्ट मीटर है, यानी ऑप्शन ए तो फ्लक्स का मात्रक है, लेकिन वो ढूंढना नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। अगला है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम, ये भी है। सी नंबर में देखिए न्यूटन मीटर बाय कूलॉम, तो सी नंबर इसका एसआई मात्रक नहीं है। डी भी चेक कर लेते हैं। जूल को क्या लिखेंगे आप, न्यूटन मीटर, और यहाँ साथ में मीटर है ही तो मीटर का स्क्वायर बटा में कूलॉम, यानी ए बी और डी तीनों मात्रक है। कौन नहीं है, तो सर आंसर सी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की तरफ। द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा के क्या होती है, तो बेटा ये है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके अक्ष पर ई वेक्टर की दिशा किधर होती है, इसी के समांतर होती है।
यानी कि ऑप्शन ए। जब एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर है एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार, कहां रखा गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी p वेक्टर और e वेक्टर परपेंडिकुलर बोल रहा है, तब यानी कि थीटा का वैल्यू दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, साइन थीटा 90 है, साइन 90 का मान 1, तो टॉर्क का मान हो जाएगा पीई, ये टॉर्क हो जाएगा। तब विद्युत द्विध्रुव एक बल आघूर्ण अनुभव करता है जिसका परिमाण पीई है, हाँ, और उसकी दिशा क्या है ये पूछ रहा है। तो बेटा ये देखो ध्यान से, ये है आपका ई वेक्टर, ध्यान से देखना, डायग्राम से ही समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ये है ई वेक्टर, ये कांस्टेंट है, ई का मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक समान, और इसमें आपने क्या रखा है, पी वेक्टर, ये अच्छा 90 डिग्री पे रखा था तो इसको ऐसे मेरे को रखना पड़ेगा, ऐसे, ये रहा पी वेक्टर। अब आप खुद सोचिए, इस जगह पे होगा इसका धनावेश और इस जगह पे होगा इसका ऋण आवेश, इस पे बल किधर लगेगा, इधर, और इधर वाले पे बल किधर लगेगा, इधर, जिसके कारण ये कैसे घूमेगा, ये रोटेट होने लगेगा इस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में ये रोटेट हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो घूमने के कारण इसका घूर्णन की दिशा जो हो गई वो क्लॉकवाइज हो गई। क्लॉकवाइज को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से, यानी बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वो इसके अक्ष के दिशा के अनुदिश होगी। तो सोचिए आप, पी वेक्टर है y दिशा में, ई वेक्टर है x दिशा में, और टॉर्क की दिशा जो आया आपका वो क्रॉस आया, क्रॉस या डॉट जो भी कह लो, तो अभी तो फिलहाल क्रॉस कहोगे क्योंकि क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तो जो कि जेड डायरेक्शन को, नेगेटिव जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यानी कि टॉर्क का जो डायरेक्शन हुआ ये परपेंडिकुलर हो गया पी वेक्टर के भी और परपेंडिकुलर हो गया ई वेक्टर के भी, यानी दोनों के लंबवत, यानी ऑप्शन ए। जब एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, है ना, रखा जाता है तब विद्युत द्विध्रुव क्या अनुभव करता है ये बोल रहा है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल शून्य होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये ई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, और इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है पी वेक्टर। अब सोचिए बेटा कि इसके ऊपर बल किधर लगेगा, जहां धन आवेश होगा इधर बल इधर लगेगा, कितना लगता, क्यू ई लगता, अगर आवेश यहाँ पे प्लस का क्यू और यहाँ पे माइनस का क्यू हो। इस पे बल किधर लगेगा, इस ऋण आवेश पे बल किधर लगेगा, ई के विपरीत दिशा में, कितना लगेगा, क्यू ई। तो बेटा बल का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, दिशा में विपरीत है, तो एफ नेट क्या हो गया, 0, और टॉर्क नेट 0 नहीं हुआ, ये घूम रहा है, ये रोटेट कर सकता है, ये रोटेट करेगा इस तरह से। तो बल आघूर्ण अनुभव करता है और जो है नेट बल जो है वो 0 है ना, ऑप्शन ए। कह रहा है जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव क्या अनुभव करेगा। बेटा सुनिए ध्यान से, असमान मतलब ई का मान कांस्टेंट नहीं है, तो ई का मान कांस्टेंट नहीं है, ई का मान कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें आपने रखा, किसको रखा सर, तो विद्युत द्विध्रुव को, ये रख दिया। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है। अब बल क्या होगा, तो सर ऑब्वियस सी बात है, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा क्योंकि असमान है। तो यहाँ पे बल लगेगा इधर F1 और यहाँ पे बल लगेगा इधर F2। अब F1 और F2 बराबर नहीं होगा क्योंकि E का मान दोनों जगह पे अलग अलग है। अगर बराबर नहीं होगा तो F नेट 0 अब नहीं है, टॉर्क नेट तो 0 नहीं था, तो अब दोनों 0 नहीं है। इसका मतलब दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब दोनों का अनुभव करेगा ये, बल आघूर्ण का भी और परिणामी बल का भी। कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी वेक्टर उस पर कार्यरत प्रति इकाई डैश
महत्तम बल आघूर्ण के बराबर होता है। बेटा महत्तम बल आघूर्ण मतलब टॉर्क बराबर में पीई। आपसे पूछा जाए महत्तम बल आघूर्ण कितना होता है तो पीई होता है, इससे ज्यादा बल आघूर्ण नहीं। अब कह रहा है पी टॉ के बराबर कब होगा, जब ई का मान 1 न्यूटन पर कूलम होगा, यानी इकाई विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे इकाई विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन में, खाली जगह में। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एक दूसरे के समांतर है और उन पर कार्यरत बल आघूर्ण शून्य है, तब विद्युत द्विध्रुव किस अवस्था में होती है। तो बेटा जब टॉर्क जीरो हो, क्या टॉर्क क्या हो, जीरो हो, तो उस अवस्था को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम में दो चीज आता है, एक संतुलित इक्विलिब्रियम, एक असंतुलित, यानी एक स्टेबल एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल भी होता है हालांकि। यहाँ पे दो की बात होगी, स्टेबल और अनस्टेबल। तो जब बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो कुछ पूछ रहा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। तो इस जगह पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है और इसमें हमने एक डायपोल रख रखा है पी वेक्टर, दोनों की दिशा एक दूसरे के समांतर है क्वेश्चन के अनुसार। तो थीटा 0 डिग्री हुआ तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, यहां से टॉर्क 0 हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा इस द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर होगी माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा का मान 0 रखोगे तो यू का मान हो गया माइनस पी ई। ऋणात्मक आया यू का मान क्या आया, ऋणात्मक। जब यू का मान ऋणात्मक आए इसका मतलब संतुलित अवस्था। कैसा अवस्था, संतुलित, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो परंतु विपरीत दिशा में हो। लीजिए विपरीत दिशा मतलब अब थीटा कितना डिग्री 180, तो यू का मान हो जाएगा प्लस का पी और टॉर्क अब भी 0 होगा। टॉर्क 0 मतलब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में फिर संतुलित की असंतुलित वो जानना है तो चेक करिए यू से। यू अगर पॉजिटिव है, यू अधिकतम है यहाँ पे, तो इस केस में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यानी असंतुलित अवस्था होगी। तो ध्यान से इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यू अधिकतम यानी अनस्टेबल असंतुलित अवस्था, यू ऋणात्मक यानी न्यूनतम तो संतुलित अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दोनों ही केस में टॉर्क 0 होगा, ये बात का ध्यान रखना है। टॉर्क दोनों ही केस में 0 होगा। टॉर्क का 0 होना ही इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में कौन सा ये आपसे पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या अनुभव करेगा। बेटा ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में आपने क्या रखा, इस विद्युत क्षेत्र में आपने क्या रखा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। कितने डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे। कह रहा है ये क्या क्या अनुभव करेगा, तो टॉर्क करेगा ही। टॉर्क पी ई साइन थीटा का मान साइन 30 डिग्री रखेंगे थीटा के जगह, साइन 30 का मान 1/2 यानी टॉर्क का मान हो जाएगा P/2। और बल की बात करेंगे तो बल क्या हो जाएगा, 0। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल 0 होता है, तो केवल बल आघूर्ण। कह रहा है धातुओं का पराविद्युतांक क्या होता है, तो धातु का अनंत होता है। छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताना है, कहाँ विषुवतीय के लिए और अक्षीय के लिए, और दूरी समान है, समान दूरी है। तो बेटा ई विषुवतीय द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए बेटा, अब बटा में ई अक्षीय ये बताना है। तो ई विषुवतीय का फॉर्मूला क्या होता है, Kp अब बटा में R3, और अक्षीय का 2Kp बटा में R3। इसको काट दीजिए सबको, कितना बचेगा 1/2। कहाँ है, ऑप्शन ए में। इनमें से कौन बीमा सूत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीमा सूत्र के बराबर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा सूत्र क्या होता है, तो उसको P से नोट करते हैं, P बराबर लिखते हैं Q गुना 2a। तो इसका बीमा सूत्र आवेश का हो जाएगा क्या, AT, और दूरी का L, तो LTA हो गया।
LTA हो गया। अब देखते हैं इसके बराबर में किसका बीमा सूत्र है। तो रेखीय आवेश घनत्व पहला चेक करेंगे अपन लोग। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लेमडा अब बटा में क्षेत्रफल। ये लीजिए लेमडा बटा में, तो लेमडा क्या होता है, क्यू बटा में एल को बोलते हैं लेमडा। कुल आवेश बटा में कुल लंबाई, बटा में क्षेत्रफल क्या ए। तो क्यू का क्या हो जाएगा बी में सूत्र 80 और नीचे में एल है ही और क्षेत्रफल का होगा एल स्क्वायर। ये हो जाएगा एल का पावर माइनस का 3 और 80। क्या ये दोनों समान है सर? नहीं है समान। ये और ये समान है? नहीं सर समान नहीं है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है रेखीय आवेश घनत्व गुना में क्षेत्रफल, तो लेमडा गुना में ए। तो लेमडा का क्या हो जाएगा क्यू बटा में एल और गुना में क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे एल का पावर में 2। तो यहां से क्यू का हो जाएगा 80 और यहां से एक एल चल गया तो यहां बचेगा एल। ये क्या बचेगा LTA। अब चेक करिए आपकी क्या ये वाला P वाले के समान है, इसके समान है? हाँ सर समान है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। इनमें से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमीय सूत्र बेटा LTA। ए की जगह यहाँ पे ऑप्शन ए में आई लिखा हुआ है, एम्पियर की जगह पे आई लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, M0LTI ये भी होगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? तो बेटा फ्लक्स के बराबर में क्या लिखते हैं अपन लोग EA। ए का मान 1 मीटर स्क्वायर करेंगे, बटा में लेके जाएंगे तो वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। क्षेत्र यहाँ फल गलत लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र है ना बी। विद्युत फ्लक्स की बीमा है तो फाई बराबर में क्या EA। अब बेटा ई का क्या होता है, तो F बटा में Q। ई को लिखते हैं, बीमीय सूत्र निकालना है बेटा, ध्यान से फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। बल का क्या लिखेंगे MLT माइनस का 2 बीमीय सूत्र। आवेश का क्या लिखेंगे आप AT। क्षेत्रफल का क्या लिखेंगे L2। चलिए आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ML3 T नीचे वाला ऊपर गया तो -1 और वहां -2 पहले से है तो -3 और A माइनस का 1। ML3 T माइनस 3 A माइनस 1। एम्पियर की जगह यहां भी करंट I यूज किया गया है तो आप भी I डाल दीजिएगा और ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। बेटा कांच सबसे ऊपर, रेशम नीचे। कांच की छड़ पे इतना धन आवेश आएगा, ऑब्वियस बात है कांच धन आवेशित हो जाएगा और रेशम का कपड़ा उतने ही आवेश से ऋण आवेशित हो जाएगा। तो रेशम के कपड़े पर कितना आवेश होगा, तो माइनस में 1.6 गुना 10 का पावर -12 कूलम। कहां है सर? ऑप्शन बी में है। और ये वीडियो लेक्चर समाप्ति की ओर। द्विध्रुव के मध्य से ये रहा द्विध्रुव, ये लीजिए भैया, ये -Q ये +Q और इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करता है। तो बेटा किसी भी बिंदु पे अगर आप ले लोगे तो मान लीजिए कि आप यहां से R दूरी पर, यहाँ R दूरी पर P बिंदु लिया, ये वाला कोण थीटा है। मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। EP क्या हो जाएगा KP/RQ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, मैं इसको सही कर देता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड P बिंदु पे थीटा कोण पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, E किसके प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, यानी C नंबर। बिंदु आवेश के कारण, यहाँ देखिए बिंदु आवेश दे रखा है, उसके कारण R दूरी पर, तो यहाँ रहा बिंदु आवेश, उसके कारण R दूरी पर, मान लीजिए P बिंदु है, तो फॉर्मूला क्या होता है KQ/R²। अब E किसके समानुपाती है, तो 1/r² के, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक नहीं है? ध्यान रखना इन चीजों को, पता चलेगा। देखिए और ठोक ध्यान सर। न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट पर मीटर है, जूल पर कूलम, ये देखिए बी नंबर जो होगा वो नहीं है। अच्छा डी नंबर भी चेक कर लीजिए, क्या दे रखा है जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर, अब बटाओ में कूलम मीटर, मीटर कट गया, न्यूटन पर कूलम, ये तो होता है। तो कौन नहीं है, तो बी नंबर जूल पर कूलम नहीं है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन ए। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में है, तो कह रहा है, ये देखिए ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान से, ये E का मान कांस्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस का चार्ज और ये माइनस का चार्ज। इसके ऊपर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा। इसके ऊपर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, वो भी क्यू ही लगेगा। तो बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। रही बात प्रोटॉन की, तो यहाँ पे मास mp होगा और इसका मास me होगा, और आपको पता है mp और me बराबर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन के मास से। तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा QE बटा में मास ऑफ प्रोटॉन, और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा QE बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। त्वरण की दिशा भी दोनों की विपरीत होगी, प्रोटॉन जाएगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की तरफ। बोलो हाँ या ना। तो केवल क्या बराबर आया, केवल बल का परिमाण बराबर आया। तो बल का परिमाण कहाँ है, ऑप्शन सी में। बाकी सब जो है वो अलग अलग होंगे। अच्छा, त्वरण का भी परिमाण बराबर नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ mp है और यहाँ me है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, नीचे वाला तो दोनों का अलग अलग है, तो त्वरण का मान अलग अलग आएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सदिश राशि है, भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाकी तीनों अदिश राशि है। दो समान गोले पर आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम है। दो समान गोला यानी त्रिज्या बराबर, एक पर 8 माइक्रोकूलम और एक पर -4, और दोनों को एक निश्चित दूरी पर रखा गया है। ये लीजिए, रख दीजिए, r दूरी रख लीजिए, निश्चित हमारे लिए यही है। और दोनों को स्पर्श करा के हटा देते हैं। तो पहले तो कह रहा है कि फिर समान दूरी पर रखा जाता है, मतलब जितना था उतने पर रखते हैं। तो कह रहा है बलों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे पहले बल क्या होगा वो बता दो। K Q1 आकर्षण बल होगा, ध्यान रखना, Q2 अब बटा में r²। अब जब दोनों को सटाओगे, एक दूसरे के संपर्क में लाओगे, तो क्या होगा, एक पे कितना था 8 माइक्रोकूलम और एक पे कितना था -4 माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 माइक्रोकूलम अब बटा में 2, क्योंकि दोनों में बंटवारा होगा। तो वो हो जाएगा, एक पे हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम और दूसरे पे भी 2 माइक्रोकूलम, ये, और दोनों को फिर से उतनी ही दूरी पे r दूरी पर रख दिए। अब बल कितना हो जाएगा, अब नया बल होगा K Q1 Q2 अब बाय r²। अब दोनों का अनुपात पूछा तो F1 बाय F2 निकालना है। तो F1 कितना था वो तो देख ले, K गुना 8 गुना 4 बटा r², K गुना 8 गुना 4 अब बटा में r², और ये आया K गुना 2 बटा में r²। इससे ये कट गया, K से K कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, बचा क्या 8 बटा में 1। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, 8 बटा में 1 ऑप्शन ए में है कि नहीं। एक बार और देख लो, बढ़िया से देख लो मैंने कैसे काटा है वीडियो को, ठीक है। अब यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह के समांतर हैं, तब इस दशा में विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए बेटा, ये है हमारा, मान लीजिए कोई सतह, ये सतह है और इस सतह के समांतर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो सतह के समांतर ये हो गया, ये हो गया ई की दिशा। किसकी दिशा, ई की दिशा। अब क्या कह रहा है, इस दिशा में विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर जो होगा वो सतह के लंबवत होगा ऊपर। तो ई का फ्लक्स का फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोग से। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे ऊपर, फाई बराबर में क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ई ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, देख लीजिए आप खुद बताइए, 90 डिग्री नहीं हो गया। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर बी। और अब हम लोग आ गए हैं लास्ट स्लाइड पे, ये वीडियो लेक्चर और ये चैप्टर खत्म। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ऑब्वियस बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी ई का, ए नंबर। स्थिर विद्युत बल क्या होता है, तो स्थिर विद्युत बल कूलम बल होता है और संरक्षी होता है। कूलम बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों तरह के होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संरक्षी बल भी, आकर्षण बल भी, प्रतिकर्षण बल भी। इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो विद्युत आवेश घर्षण द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और बच्चों
हम लोगों ने ये एक्सरसाइज में लगभग 108 क्वेश्चन तो इसमें बनाए हैं, इस वाले आपके प्लेलिस्ट में 3 वीडियो लेक्चर में टोटल 108 है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर के आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। आप रिवीजन कर सकते हो, इन वीडियो को बार बार देख करके चीजें रिवाइज होती रहेंगी, फॉर्मूला रिवाइज होता रहेगा, और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे एग्जाम उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, तो उससे अच्छे नंबर आएंगे आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपके लिए स्थिर विद्युत विभव लेकर के आने वाला हूँ, साथ में धारिता भी होगा। तो उनके सवाल होंगे, उसका PYQ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, विद्युत धारा का PYQ करा चुका हूँ, आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का करा चुका हूँ, चुंबकत्व एवं पदार्थ का करा चुका हूँ। तो इन सब का मैं जो है PYQ का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ, और अभी मैं कुछ अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करवा रहा हूँ, एक बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो लेक्चर को देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं, या फिर आप बार बार देखना चाहते हैं तो बार बार वीडियो देखिए, जितनी बार देखोगे उतनी ज्यादा याद होगी, 2-4 बार देख लोगे आपको याद हो जाएगी चीजें। एग्जाम टाइम में रश होता है, रस के टाइम में आप चीजों को देखोगे, उसके अंदर गौर कम करोगे क्वेश्चंस को, और गौर कम करोगे तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में आंसर कॉपी में गलत आंसर टिक करोगे, गलत आंसर बना के आओगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में चीजों को समझे नहीं होगे, और जो आपको दिमाग रिकॉल करेगा, फर्स्ट रिकॉल करेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और गलत आंसर भी हो सकता है। इसीलिए अभी समय है, अभी देख लीजिए वीडियोज को, अभी बार बार देख लीजिए, एग्जाम के टाइम में रिविजन की तरह देखिएगा, तब ज्यादा फायदा होगा, तब ज्यादा नंबर आपको आएंगे, तब ज्यादा अच्छा आपके अंदर नॉलेज होगा सब्जेक्ट का। चलिए बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसी तरह। आप वीडियोज को फॉलो करते रहिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन तो करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नया चीज होगा, नई चीज के साथ नए अंदाज में मिलेंगे। बने रहिए आप अमन फिजिक्स पोल यहाँ पे। थैंक यू सो मच।